अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने फौजी कमांडरों को इजाज़त दे चुके हैं कि वो अफगान तालिबान को शिकस्त देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन अमेरिकी महकमा दिफा ने एक बार फिर इस लड़ाई में पाकिस्तान से मुताल्लिक अपनी हुदूद वाज़ेह की हैं। तफसीलात आज के शो में। और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सदर ट्रंप से मुलाकात में किन अहम मौज़ूआत पर बात की गई, इसकी तफसीलात भी आपको देंगे प्रोग्राम में। आज के शो में और भी बहुत कुछ शामिल है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अगर ये भी बंद होगा तो हम क्या करेंगे? आप दिल्ली में अफगान मुहाजिरीन के कारोबार खतरे में क्यों? 30 से 35 में मिक्स खरीद के फिर इनको लाहौर के अस्पतालों का फुजला जाता कहाँ है? और अमेरिका में मुस्तहिक अफराद के लिए एक क्लिनिक जिसकी बुनियाद रखी मुसलमानों ने। अमेरिकी महकमा दिफा या पेंटागन ने वाज़ेह किया है कि अमेरिकी फ़ौज अफगान तालिबान का पीछा करते हुए पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होने का कोई इरादा नहीं रखती। पेंटागन के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल माइक एंड्रूज़ ने गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अमेरिकी फ़ौज को पाकिस्तान में दाखिल होने की कोई इजाज़त नहीं दी गई और पाकिस्तान की दाखिली खुद मुख्तारी के एहतराम की अमेरिकी पॉलिसी में भी कोई तब्दीली नहीं आई। ताहम उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान खुद अपनी हुदूद में मौजूद अफगान मुखालिफ अनासर के खिलाफ इक़दाम उठाएगा, क्योंकि बकौल पेंटागन तर्जुमान के इससे सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं पाकिस्तान, भारत और पूरे खित्ते का फ़ायदा होगा। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब से मुज़ाकरात की दावत का अब तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन साबिक अफगान जहादी तंजीमों के एक मुश्तरका नुमाइंदा मोहम्मद इस्माइल की तरफ से मुज़ाकरात के पैगाम पर मुस्बत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उन्हें कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर से राब्ता करने को कहा है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने पैगाम में अफगानिस्तान में जारी बहरान के हल की कोशिशों को सराहा, लेकिन साथ ही साबिक जहादी लीडरों से तालिबान का साथ देने की अपील भी की है, क्योंकि बकौल ज़बीउल्लाह मुजाहिद अफगानिस्तान पर काबिज़ फ़ौजें मुल्क और अफगान अवाम की खैर ख्वाह नहीं हैं। अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब से तालिबान को सियासी धारे में लाने की तजवीज़ किस कदर कामयाब हो सकती है, इस पर वाशिंगटन में मिले जुले ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। मुमताज़ अमरीकी सहाफ़ी और मुसन्निफ स्टीव कोल ने वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से इस बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मामले के जल्द तस्फिये की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। Well, I think it's a positive framework, and मेरे ख्याल में ये एक जामे और जुर्रतमंदाना तजवीज़ है, लेकिन मैं फिल वक्त इससे किसी नतीजे की उम्मीद नहीं रखता। इसकी एक वजह तो साल 2019 के अफगान इंतखाबात हैं और मुत्तहिदा अफगान हुकूमत के लिए इतने पेचीदा और नाकाबिल एतबार मुज़ाकरात को अंदरूनी सियासी कशमकश के माहौल में आगे लेकर चलना मुश्किल होगा। इन दिनों अमरीकी मौक़िफ़ ये है कि वो तालिबान से बातचीत की ज़रूरत महसूस नहीं करते जब तक तालिबान अपने हमवतनों से मुज़ाकरात ना करने पर बज़िद हैं, खुसूसन ऐसे वक्त जब सदर गनी ने एक ऐसी पेशकश कर रखी है जो इससे पहले की तमाम तजावीज़ से ज़्यादा जामे है, तो वो तालिबान पर अपनी राय बदलने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। ये थे मुमताज़ अमरीकी सहाफ़ी और मुसन्निफ स्टीव कोल। दूसरी जानिब तालिबान पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालने के हवाले से पाकिस्तान के किरदार पर वाशिंगटन के तहकीकी इदारे अटलांटिक काउंसिल से वाबस्ता तजियाकार शुजा नवाज ने वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस को बताया कि पाकिस्तान खुद भी एक वक्त में दो मुख्तलिफ मकासद हासिल करने की कोशिश करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो बड़ी पैराडॉक्सिकल है। वो ये है कि एक तरफ से वो नहीं चाहते कि काबुल में तालिबान की हुकूमत हो, क्योंकि अगर हुकूमत हो गई तो फिर वो तहरीक तालिबान और लश्कर तैयबा और बाकी ऐसे जो ग्रुप्स हैं उनकी मदद करेगा और पाकिस्तान के लिए मुसीबत आएगी, बहुत ज़्यादा मुसीबत आएगी। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि पख्तून एलिमेंट जो है अफ़गानिस्तान में उसको ख़त्म किया जाए। वो एक तवाज़ुन बरकरार रखना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि अफ़गान में अमन लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान का जो कुछ भी इन्फ्लुएंस है वो तालिबान पे अगर वो इस्तेमाल करके और उन्हें कहें कि आप एक तरफ़ा सीज़ फायर ऐलान करें और फिर आप अफ़गानिस्तान और अमेरिका दोनों के साथ बातचीत करें। ये थे सीनियर तजियाकार शुजा नवाज। अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना अफगानिस्तान और पाकिस्तान की क़यादत के लिए एक बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन साथ ही दोनों मुल्कों के दरमियान रियासती सतह पर मुज़ाकरात भी तातुल का शिकार हैं। इनकी बहाली की कोशिशों को आगे बढ़ाने के सिलसिले में आज इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के सफ़ीर उमर ज़खीलवाल ने पाकिस्तान के मुशीर बराए कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ से मुलाकात की, जिसमें मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया।
गुज़िश्ता इख्तितामी हफ्ता नासिर खान जंजुआ ने काबुल का दौरा किया था, जहां अफगान सदर अशरफ गनी ने उनसे मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को काबुल के दौरे की दावत भी दी थी, जिस पर फ़िलहाल पाकिस्तान की जानिब से कोई हतमी फ़ैसला सामने नहीं आया। और सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के 2 हफ्ते के दौरे पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान शदीद तनाव देखा जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं नीलोफर मुगल के पास। नीलोफर, इस मुलाकात में कौन से अहम नुकात पर बात की गई? जी सारा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकातों के 2 अहम पहलू थे। एक तो ये कि दोनों मुल्कों के दरमियान हथियारों की ख़रीदो फ़रोख्त और सरमायाकारी में इजाफा करना, और दूसरा ये था कि मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात के हल में कोई पेशरफ्त करना। इसके अलावा ये इस पर भी बात हुई कि ईरान चूँकि दोनों मुल्कों के लिए उसका किरदार उस खत्ते में अहम है, तो इस पर भी उनके दरमियान बातचीत हुई। और मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हमरा अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए अमरीकी सदर ने ईरान पर तनकीद की और कहा कि खित्ते और दुनिया की जानिब उसका रवैया मुनासिब नहीं। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब को सराहा कि वो हथियारों और दीगर कई चीज़ों का खरीदार है और अमरीकी बिजनेस को फ़ायदा पहुँचा रहा है। C-130 जहाज हरकुलीस $38 अरब के बेहतरीन जहाज हैं। ब्रैडली गाड़ियां $12 अरब के टैंक और P-8 पोसाइडन्स जिनकी कीमत $14 अरब है। इसका मतलब है अमेरिका में रोजगार के तकरीबन 40,000 मौके पैदा होंगे। मैं ये यकीन रखता हूँ कि मौके बहुत ज़्यादा हैं। हम नए मौके तलाश करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में नए मौक़ों की लहर के साथ हम शाह सलमान के जल्द दौरे की भी तैयारी कर रहे हैं। हमें यकीन है कि हम मिलकर कई बड़े काम कर सकते हैं। 32 साल वली अहद का ये भी कहना था कि वो ईरान के जौहरी मुआहिदे से मुतालिक भी सदर ट्रंप से बात करेंगे। शहजादा मोहम्मद हाल ही में कह चुके हैं कि अगर ईरान जौहरी हथियार हासिल करता है तो सऊदी अरब भी ऐसा ही करेगा। जी, और इस मुलाकात के बाद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और वाइट हाउस के मशरिक़ वस्ता के लिए खुसूसी मंदूब जेरेड ग्रीन से भी मुलाकात की है। और इस मुलाकात में इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर बात हुई। अमेरिका इस मामले पर एक मंसूबे पर काम तो कर रहा है, लेकिन इसकी तफसीलात अभी वाज़ेह नहीं हैं। लेकिन सऊदी अरब की जानिब से हमने देखा कि उसने अमेरिका का जो ये फ़ैसला या ये इरादा कि वो यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करे, वो इसके खिलाफ है। जी सारा, थैंक यू नीलोफर। और यहाँ पे नाजरीन को ये भी बताते चलें कि वाशिंगटन के अलावा सऊदी वली अहद न्यूयॉर्क, सिलिकॉन वैली और लॉस एंजलिस समेत कई दीगर अमरीकी शहरों का भी दौरा करेंगे और गूगल, एप्पल और लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी अमरीकी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकातें करेंगे। और अब चलते हैं पाकिस्तान की जानिब। नकीबुल्लाह केस में इंसाफ का मुतालबा लेकर पश्तून बरादरी ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर 10 रोज़ तक धरना दिया था। अब जबकि राव अनवार कोर्ट के सामने पेश हो चुके हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, हमारे साथ हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदा उमर फारूक, जिनसे हम ये जानना चाहेंगे कि उमर, धरने की जिन्होंने क़यादत की थी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, अब राव अनवार की गिरफ्तारी पर उनका क्या रद्द अमल है? जी सारा, मेरी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमाओं से बात हुई। उन्होंने यही कहा कि राव अनवार की गिरफ्तारी या उसकी जो है कानून के हवाले, खुद को कानून के हवाले करना एक बहुत ही खुश आइन अमल करार दिया है। लेकिन साथ ही उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाया है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो अपने धरने और जलसे जारी रखेंगे, क्योंकि राव अनवार की गिरफ्तारी के अलावा उनके 4 मुतालबात और भी थे जो कि अभी तक पूरे नहीं हो सके, जिनमें मारवाए अदालत, कत्ल के हवाले से जुडिशल कमीशन का क़याम, गुमशुदा अफराद की वापसी और उन्हें अदालतों में पेश करना, आर्मी चेक पोस्टों को ख़त्म करना और फाटा से बारूदी सुरंगों की खात्मा और उसकी सफाई का अमल के हवाले से इनके जो 4 मुतालबात थे वो अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं। इसलिए इन्होंने अभी अप्रैल के शुरू में पेशावर में एक ऐलान किया है, जिसकी तारीख अनकरीब बताई दी जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में बताइए, क्योंकि नकीबुल्लाह केस के बाद तो इनका बहुत नाम सुनने में आ रहा है, लेकिन क्या ये पहले भी एग्जिस्ट करती थी ये तंजीम, या ये इस केस के तनाजुर में सामने आई? जी, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है ये दरअसल जो है पिछले 4-5 साल से
फाटा और खैबर पुख्तनख्वा में महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से जो है काम कर रही है। जो महसूद कबाइल है इनके मसाइल के हवाले से ये लोग जो है मुख्तलिफ इलाकों में और फाटा के मुख्तलिफ इलाकों में ये लोग जलसे जुलूस करते आ रहे हैं। लेकिन नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल और उनकी गिरफ्तारी के लिए जब इन्होंने ये इस्लामाबाद धरने का ऐलान किया तो उसके साथ जो है मुल्क के दूसरे हिस्सों से, फाटा के दूसरे इलाकों से, खैबर पुख्तनख्वा से काफ़ी बड़ी मिकदार में लोगों ने शिरकत की। इस वजह से इन्होंने इस महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का नाम बदल कर पुश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कर दिया गया। ठीक, उमर फारूक हमारे साथ थे पेशावर से, और SSP मलीर, साबिक SSP मलीर राव अनवार की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में हमें अपडेट दे रहे थे। बहुत शुक्रिया उमर। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरों की तफसीलात के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉगिन कर सकते हैं, जहां सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि सेहत, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट के मौज़ूआत पर भी आपके लिए कई मालूमाती मज़ामीन और दिलचस्प वीडियोस मौजूद हैं। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में इन दिनों गैर कानूनी तामीरात और नाजायज़ तजावुज़ात को हटाने की एक मुहिम जारी है। इससे शहरियों की मुश्किलात तो कुछ हद तक कम हो रही हैं, लेकिन हज़ारों दुकानदारों की रोज़ी ख़तरे में पड़ गई है, जिनमें अफ़गान महाजरीन भी शामिल हैं। महफूज मुस्तक़बिल की तलाश में दिल्ली आने वाले ये महाजरीन अब एक नए खौफ का सामना कर रहे हैं। तफसीलात दिल्ली से रितुल जोशी की इस रिपोर्ट में। दिल्ली के बेहद बिजी लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में दाखिल हों तो ये पता चलाना मुश्किल है कि ये दिल्ली की कोई सड़क है या काबुल का कोई रास्ता। लाजपत नगर दिल्ली के उन चंद इलाकों में से है जहां अफगान मुहाजिरीन की बड़ी तादाद आबाद है। अपने घर से बेघर हुए इन रेफ्यूजीज की रोजी रोटी अब यहीं पर है, लेकिन शहर में जारी रही सीलिंग की मुहिम में ये रोजी कभी भी छिन सकती है। ये सीलिंग को तो बहुत अफगानी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। उसको मतलब यहाँ रह रहे हैं और इसका किराया दे रहे हैं, बहुत महंगा किराया भी। अफगानिस्तान में थोड़ा हालत भी थोड़ा अच्छा नहीं है। कोई लोग यहाँ पर रिफ्यूजी के लिए आए हुए हैं, यहाँ पर मतलब अपने ज़िंदगी के लिए, यहाँ पर जीने के लिए। दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक शहर की हजारों दुकानें गैर कानूनी तरीके से चल रही हैं, जिन्हें सील किया जाना लाजमी है। मास्टर प्लान में तब्दीली करके दुकानदारों को रिलीफ देने की अर्जी 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। उसके बाद से अब तक दिल्ली की हजारों दुकानों पर ताले पड़ चुके हैं। इस इलाके में भी तमाम दुकानें मास्टर प्लान के बरखिलाफ बेसमेंट्स या पहली मंजिल पर चल रही हैं। 2013 में अपने खानदान के साथ मज़ार शरीफ से दिल्ली आने वाले नजीबुल्लाह एक भारतीय पार्टनर के साथ ये बेसमेंट शॉप चलाते हैं। यही इनकी कमाई का इकलौता जरिया है। अगर ये भी बंद होगा तो हम क्या करेंगे, आप खुद सोचिए। मजबूरन घर बैठेंगे, घर तो हमारा है नहीं, किराए का है। मकान मालिक आके किराया पूछेगा, जब इनकमिंग नहीं है तो हम रोड पे निकलेंगे। हमारा भी फ्यूचर ख़राब, बच्चों का भी फ्यूचर ख़राब। नजीबुल्लाह की तरह यहाँ बिजनेस करने वाले बहुत से दूसरे अफगान रेफ्यूजीज को फाके करने की नौबत आ सकती है। इसकी वजह इनके कारोबारों का तजावुज़ शुदा प्रॉपर्टीज पर कायम होना है। सीलिंग कराने वाली अथॉरिटी के ऑफिशियल्स के मुताबिक इसकी हद में आए दुकानदारों की दिक्कतों को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। कोर्ट के डायरेक्शंस जो हैं उसको भी कंसिडर किया जाएगा, बीच में देखा जाएगा। इतना भी नहीं हो कि भी दिल्ली वालों के लिए रहना मुश्किल हो और इतना भी नहीं कि किसी लोगों को ज्यादा नुकसान हो। सेंटर से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक सीलिंग से राहत का सियासी रास्ता निकालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मामला सुलझने तक अफगान रेफ्यूजीज अपने भारतीय साथियों की तरह किसी भी दिन अपनी रोजी से हाथ धो सकते हैं। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान के अस्पतालों में हर साल तकरीबन 2.5 लाख टन फुजला पैदा होता है।
لیکن اسے ٹھکانے لگانے کا کوئی خاص انتظام موجود نہیں۔ لاہور جیسے بڑے شہر میں صرف ایک انسنریشن پلانٹ موجود ہے جو چند سرکاری اسپتالوں کا خطرناک میڈیکل اور بایو ویسٹ تلف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بچنے والا خطرناک مواد لاہور کے نواح میں گھروں میں لگی 100 سے زائد فیکٹریوں میں پہنچتا ہے جہاں اسے چھانٹی کے بعد آگے فروخت کر دیا جاتا ہے۔ یہ غیر قانونی کاروبار کیوں اور کیسے چل رہے ہیں، اس بارے میں دیکھتے ہیں لاہور سے یہ رپورٹ۔ یہ ہم لے کے آتے ہیں، مختلف جگہوں سے آتا ہے، مصری شاہ میں آتا ہے باہر سے، یعنی کہ ہر شہر سے یہ مال نکلتا ہے۔ سرنجیں، یہ بلڈ بیگ اور جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں یہ 30 سے 35 روپے مکس خرید کے پھر ان کو چھانٹی کرتے ہیں۔ چھانٹی کر کے اور بلڈ بیگ کو ہم 60 سے 65 روپے بیچتے ہیں، اور اس کے بعد ڈرپیں وغیرہ یا یونٹس کے بیگ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو 70 سے 80 پر kg ہم سیل کر دیتے ہیں۔ زبیر احمد کا کاروبار لاہور میں اسپتالوں کے خطرناک فضلے کی غیر قانونی خرید و فروخت سے جڑا ہے۔ اس کام کی نوعیت جانتے ہوئے بھی بہت سے لوگ اس جیسے کارخانوں میں اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ یہ سنا کہ چھوڑ دو جی، یہ کام بیماری ہے، بیماری تو بھائی ہے، ہمارے کو یہ سارا پتا ہے، مگر ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بچوں کو روٹی کیسے کھلاتا ہے یہ خان صاحب یا بابا ہے۔ اس پیشے سے وابستہ لوگ محکمہ ماحولیات پنجاب کی ٹیم کی وقتاً فوقتاً چھاپہ مار مہم کے دوران ہی منظر عام پر آتے ہیں۔ جونیئر سٹاف ہوتا ہے یا جینیٹوریل سٹاف یا پیرامیڈیکل سٹاف، اس کے تھرو یہ لیک آؤٹ ہو کے مال باہر کباڑ خانوں تک پہنچتا ہے، اور پھر یہاں پہ جب ہم نے کمپینس کی ہمیں پتہ چلا کہ پشاور، ہری پور، ملتان یہاں تک سے جو ہے نا ڈفرینٹ مال میں باقی میں مکس ہو کے یہ یہاں پہ آتا ہے لاہور میں جہاں مارکیٹ بنی ہے۔ سیگریگیٹ کرا کے سب چیزوں کو الگ کر کے ان کو پھر واش کیا جاتا ہے، کرش کیا جاتا ہے، اور اس کا پھر پلاسٹک دانہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ پلاسٹک دانہ جب بن جاتا ہے اس میں ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اس سے تیار شدہ ہے یا کسی اور پلاسٹک سے تیار کیا گیا ہے۔ برتن، اسٹراز، شاپنگ بیگ، ڈفرینٹ چیزیں اس سے تیار کی جاتی ہیں۔ جیسے ہی ہم سیل کرتے ہیں تو یہ یہاں سے شفٹ ہو کے کہیں دوسرے میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ چھپ کے کام کر رہے ہیں۔ ایون کہ ہم نے گھروں کی چھتوں پہ بھی لوگوں کو اسٹور کیے ہوئے مال دیکھے۔ ہمارے انوائرمنٹ ایکٹ کے تحت جب ہم کارروائی کرتے ہیں تو اس میں ہمارے یہ جو وائلیشن کے کیسز ہوتے ہیں یہ پھر انوائرمنٹل ٹرائبیونل میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ یہ سیکشن 17 ہے جو اس کو فائنز وغیرہ کا 50 لاکھ روپے تک فائن ہو سکتا ہے۔ لاہور بھر کے 16 سرکاری اسپتالوں کا فضلہ تلف کرنے کے لیے چلڈرن اسپتال میں ایک انسائنریشن پلانٹ نصب ہے، تاہم شہر کا یہ واحد پلانٹ بھی اس وقت سرے استعمال نہیں۔ معاملے کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے پنجاب حکومت نے دیر سے ہی صحیح لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ جلد اس پلانٹ کو قابل استعمال بنائے۔ 17,000 kg پر ڈے انفیکشس ویسٹ از جنریٹڈ ان لاہور۔ اس کے لیے 2,000 kg تو چلڈرن ہاسپٹل کرے گا، 15,000 kg کے لیے ہم لوگوں نے ٹینڈر پروسیس پیپرا کے تھرو رن کیا ہوا ہے۔ جتنے ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں ان کی ویسٹ ان کے یلو رومز کے اندر ریسیو ہو گئی، اس کے بعد ہماری کلیکشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن کی گاڑی جائے گی، وہ جا کے وہاں پہ بیگ کو بار کوڈ اسکیننگ کرنے کے بعد ریسیو کرے گی۔ اب گاڑی کے اندر جس ٹائم وہ دروازہ لاک کریں گے تو وہ دروازہ رستے میں نہیں کھل سکتا۔ ان روٹس کی جیو فینسنگ ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ نئے پلانٹس لگنے کے بعد بیماری پھیلاتے فضلے کی ریسائکلنگ پر قابو پایا جا سکے گا اور عوام کی صحت مزید داؤ پر نہیں لگے گی۔ انسان زمین ہی نہیں خلا میں بھی کچرا پھیلا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت خلا میں تقریباً 1 کروڑ ٹن بیکار مواد جمع ہو چکا ہے اور بعض اشیاء اس تیزی سے گردش کر رہی ہیں کہ وہ مصنوعی سیاروں اور بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے بھی ٹکرا سکتی ہیں۔ انجینئرز اس خلائی کچرے کی صفائی کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں اس ہفتے کے ٹیک سیگمنٹ میں۔ یورپین سپیس ایجنسی کی کلین سپیس آفس کی سربراہ لویزا انوسینٹی کا کہنا ہے کہ خلا سے کچرے کی صفائی 2 طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ پہلا تو یہ کہ ہم خلا کو آلودہ نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ ہم خلا سے کچرا ہٹائیں۔ یہ دونوں طریقے ہی مشکل ہیں کیونکہ خلا میں کچرے کے پھیلاؤ اور صفائی سے متعلق کوئی بین الاقوامی معاہدہ موجود نہیں۔ کچھ ملکوں کے خلا کے مخصوص حصوں میں جنہیں گریو یارڈ آربٹ کہا جاتا ہے، ناکارہ سامان چھوڑنے اور اسے واپس لانے کے بارے میں قواعد تو ہیں، لیکن بہت سا کچرا سیٹلائٹس کے حادثاتی تصادم سے بھی وجود میں آتا ہے جسے قابو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یورپین سپیس ایجنسی اب روبوٹس کا سہارا لے رہی ہے جو خلا میں تیرتے کچرے کے بڑے ٹکڑوں کو سیٹلائٹس کے مدار سے ہٹا سکیں گے۔
جبکہ اٹلی کی سائنسدان مشیل لوانیا کہتی ہیں کہ خلا میں پرانی سیٹلائٹس کو ایک خصوصی جال سے بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مچھیرے سمندر میں مچھلیاں پکڑتے ہیں. تو اس کے لیے بہت بڑا جال چاہیے جو نہایت تیزی سے حرکت کرتے کچرے اور خراب سیٹلائٹس کو پکڑ سکے. کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ خلائی آلودگی اور کچرے پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی سیٹلائٹس بنائی جائیں جو زمین اور خلا دونوں کے لیے کم خطرناک ہوں اور خلا میں کچرا بھی کم پھیلائیں. جارج پوٹس کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA. امریکہ میں صحت عامہ کی سہولتوں تک رسائی ان لوگوں کے لیے خاصی مشکل ہے جن کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں. انشورنس کے بغیر ڈاکٹر دوائی تو لکھ دیتا ہے لیکن بل بہت بڑا بنتا ہے. امریکہ کی جنوب مشرقی ریاست جارجیا کے شہر کلارکسن میں 2 مسلمان ڈاکٹرز نے 5 سال قبل نادار افراد کے لیے ایک مفت کلینک قائم کیا. آج کلارکسن کمیونٹی ہیلتھ سینٹر مہاجرین اور نئے تارکین وطن کی کس طرح مدد کر رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. جارجیا کے اس کلینک پر رضاکار ڈاکٹر 24 گھنٹے ایسے مریضوں کی مدد کرتے ہیں جن کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں. فارماسسٹ سعید رئیس اس کلینک کے صدر اور بانی ہیں. وہ کہتے ہیں کمیونٹی کو اس سہولت کی اشد ضرورت تھی. یہاں جو ریفیوجیز آ رہے ہیں انہیں امداد صرف 8 ماہ کے لیے ملتی ہے. اس کے بعد انہیں اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہوتی ہے. ان میں سے بہت سے انگریزی بول اور پڑھ نہیں سکتے. اس پر ان سے یہ توقع کی جائے کہ وہ ملازمت حاصل کر کے اس کے ذریعے یا خود سے ہیلتھ انشورنس بھی لے لیں گے، ایسا تقریباً ناممکن ہے. ہم یہاں اتوار کو ہر 4 گھنٹوں میں 70-75 مریض دیکھتے ہیں. میڈیسن میں کل 35 سالوں کا تجربہ رکھنے والے ڈاکٹر رئیس اور گلشن ہارجی نے 2013 میں اس فری کلینک کا آغاز کیا. ان کے بہت سے مریض انگریزی نہیں بول پاتے، اس لیے یہاں مترجم بھی موجود ہیں. ہمارے عملے میں بہت سی زبانیں بولنے والے ہیں. ڈاکٹر ہارجی خود 6 زبانیں بولتی ہیں، میں 3 یا 4. پھر ہمارے پاس اور بھی لوگ ہیں. ایمری میڈیکل اسٹوڈنٹس نے کچھ برمیز اور روہنگا مترجم بھی ٹرین کر کے ہمیں دیے ہیں، اور ہمارے پاس عربی بولنے والے بھی اور فون کے ذریعے بھی مترجم موجود ہیں. بنیادی صحت کی دیکھ بھال کے علاوہ یہاں صحت کے مسائل کی روک تھام سے متعلق ہیلتھ کیئر اور کم قیمت پر ادویات بھی فراہم کی جاتی ہیں. انشورنس اتنی زیادہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے. اس طرح کی اور جگہ بھی ہونی چاہیے. میرے بچے ہیں لیکن ہمارے حالات خراب ہیں. میں بیمار ہوں، میرا شوہر بوڑھا ہے اور کام نہیں کر پاتا. ہمیں گھر کا کرایہ بھی دینا ہوتا ہے. یہاں سب بہت اچھے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں. مریض کہتے ہیں کہ ان کی بہت سی فوری ضروریات پوری ہونے کے علاوہ یہ کلینک انہیں اخلاقی مدد بھی مہیا کرتا ہے. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کم آمدنی والے لوگ آ کر اپنی روزمرہ کی تکالیف کو کچھ کم کر پاتے ہیں. سالدہ میچر کے ساتھ صبا شاہ خان، اردو VOA. یہ تھا آج کا ویو 360. اپنی رائے اور تجاویز دینے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @اردو VOA. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.